दोस्तों कैसे हैं आप लोग। सुबह एडिटोरियल की वीडियो थोड़ी इनकम्प्लीट छूट गई थी। केवल एक ही आर्टिकल में सुबह एडिटोरियल का आपके साथ डिस्कस कर पाया था, तो जो बाकी बचे हुए 4 से 5 आर्टिकल्स हैं एडिटोरियल के, वो मैं यहां आपके साथ कंप्लीट कर लेता हूं। एक जो आर्टिकल है वो है रीचिंग आउट टू पासमानदा मुस्लिम्स, द बीजेपी इज सीकिंग टू एनकरेज एंड एक्सप्लॉइट द स्किज्म विद इन द इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी। जियाउस सलाम साहब ने इस आर्टिकल को लिखा और जियाउस सलाम साहब थोड़ा टेंशन में लग रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ओवरऑल मुस्लिम सोसाइटी को अंदर से बांटने की कोशिश कर रही है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो जियाउस सलाम साहब का बोलना है कि भारतीय जनता पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई हैदराबाद में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पार्टी वर्कर्स को एडवाइस किया कि आप मार्जिनलाइज्ड और जो वीकर सेक्शंस हैं माइनॉरिटीज मुस्लिम्स के अंदर, उनसे बातचीत करिए, उनको टारगेट करिए। तो बेसिकली पासमानदा मुस्लिम कम्युनिटी मतलब बेसिकली वो मुस्लिम कम्युनिटी जो ओवरऑल थोड़ी वल्नरेबल है, जो उतनी अमीर नहीं है, जिसको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं मिली है, जो सोसाइटी में अभी भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। तो इस कंटेक्स्ट में ओवरऑल कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज को अपने से मिलाने के लिए बीजेपी पासमानदा मुस्लिम्स को टारगेट कर रही है। बीजेपी का क्या लॉजिक है कि जो भाई जो मुस्लिम्स में ऊपर उठ गए हैं वो ओवरऑल बाकियों को ऊपर नहीं उठने दे रहे हैं और धर्म के नाम पे सोसाइटी को बांट रहे हैं। हम भी माइनॉरिटीज के लिए काम करना चाहते हैं, तो जो वल्नरेबल माइनॉरिटीज है, जो पिछड़ी हुई माइनॉरिटीज, हम उनके लिए काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे जियाउस सलाम क्या बोल रहे हैं कि नहीं भाई, ये तो भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम कम्युनिटी को बीच से डिवाइड करने की कोशिश कर रही है। अब क्या एक्चुअली में भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी ताकत है कि वो मुस्लिम कम्युनिटी को डिवाइड कर सकते हो? और किस बेसिस पे डिवाइड कर रही है? क्या जैसे हिंदू सोसाइटी में डिवीजन है कास्ट के नाम पे, क्या मुस्लिम सोसाइटी में भी कुछ ऐसे डिवीजन है? इनके बारे में यहां पे बात की गई, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आप इस्लामिक टेनेट्स की बात करेंगे तो इस्लामिक टेनेट्स में इस्लाम की जो मूल भावना है कि भाई सब बराबर है, कोई भी कास्टलेस, मतलब कोई भी कास्ट कोई भी क्लास नहीं होगी, कास्टलेस क्लासलेस सोसाइटी होती है। और इसीलिए अगर आप देखो तो हिंदू धर्म में जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, जिनको जो सो कॉल्ड टॉप वर्ग के लोगों ने दबाया, जो धर्म के ठेकेदार बन गए, पंडित छत्री, इन्होंने जिस प्रकार से लोगों को दबाया, तो बहुत सारे लोग हिंदू धर्म की प्रताड़नाओं के चलते उन्होंने अपने आप को बुद्ध धर्म में या फिर कह लीजिए सिख धर्म में या फिर कह लीजिए मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कर लिया। वैसे इस्लाम धर्म के अंदर कोई भी डिस्टिंक्शन बर्थ कास्ट और क्लास के आधार पर नहीं है, ठीक है। खुद प्रॉफिट साहब ने बोला था अपने फॉलोअर्स को, एंड अरब हैज नो सुपीरियरिटी ओवर अ नॉन अरब और अ वाइट ओवर ब्लैक। मतलब प्रॉफिट साहब ने साफ साफ बोला है कि भाई आप मुस्लिम हैं, आप बराबर हैं, आप अरब हैं या नॉन अरब हैं। ये अरब नॉन अरब वाली बात इसलिए यहां पे निकल के आ रही क्योंकि इस्लामिक धर्म का जो उदय हुआ है, ओवरऑल उस उदय के बाद जब वो फैला, तो सबसे पहले जो अरब कम्युनिटी थी वहां पे जो मुस्लिम धर्म का फैलाव या प्रचार प्रसार हुआ। तो इस कंटेक्स्ट में जो पहले मुस्लिम बना वो बाद में बने मुस्लिम को बोले कि नहीं भाई तुम इंफीरियर हो, ये नहीं चल पाएगा। तो बेसिकली एक इगैलिटेरियन सोसाइटी, एक इक्वल सोसाइटी, ठीक है ना, एक कह लो आप ऐसी सोसाइटी जहां पे कोई भी कास्ट सेग्रीगेशन ना हो, इसकी स्थापना की थी प्रॉफिट साहब ने। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर एग्जैक्टली मुस्लिम्स के अंदर वो सोसाइटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, मुस्लिम धर्म के अंदर जो इंडिया में, जैसे कि अब मुस्लिम धर्म का जब प्रचार प्रसार हुआ तो इंडिया में जो लोग कन्वर्ट हुए मुस्लिम धर्म में, वो अपने सोशल प्रैक्टिसेस को कुछ हद तक अपने साथ लेके गए। ऐसा नहीं था कि, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके जो बेसिक टेनेट्स हैं आप उनको भील के एकदम से कोई दूसरा धर्म अपना लो। कुछ ना कुछ जो आपका बेसिक रहने खाने पीने का तरीका है वो आप अपने साथ लेके जाओगे। तो उसके चलते चूंकि ओवरऑल इंडिया में जब मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ तो उसमें भी थोड़ी सी कास्ट, थोड़ी सी क्लास वाला एलिमेंट आ गया है, ये यहां पे बताया जा रहा है, ठीक है भाई। अब इसमें और क्या क्या चीजें कही जा रही हैं। इंडियन मुस्लिम्स में तीजा और 40वां नाम की कुछ प्रथाएं मनाई जाती हैं। मतलब मृत्यु के तीसरे दिन और मृत्यु के चौथे दिन डेड को मोर्न किया जाता है, लेकिन इस प्रकार की कोई भी प्रैक्टिस फॉरेन कंट्रीज में मुस्लिम्स में नहीं है। हिंदूज की बात करें तो हिंदूज में 13वीं मनाई जाती है। तो मरने के बाद ओवरऑल जो चला गया हमें छोड़ के, उसको याद करना, ये जो प्रैक्टिस इस समय पे इंडियन मुस्लिम्स के अंदर आई है, वो कहीं ना कहीं हिंदू सोशल प्रैक्टिस के थ्रू आई है। फिर उसी प्रकार से हिंदूज में जो गर्ल्स हैं वो शादी से पहले अपने नाम के आगे कुमारी लगाती हैं, और जो शादी के बाद आप कह लो देवी लगाती हैं। लेकिन जो मुस्लिम गर्ल्स हैं वो अपने नाम के आगे कभी कभी जहां या परवीन लगाती हैं, ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिस है छोटी छोटी, ये प्रैक्टिस कहीं ना कहीं हिंदी सोसाइटी से मुस्लिम सोसाइटी में आई है। फिर अगर आप देखो तो मुस्लिम शिया और सुन्नी सेक्ट में थोड़े बहुत डिवाइडेड है, ओके। अब अगर आप बात करो तो सुन्नी के अंदर बहुत सारे सेक्ट्स हैं, जैसे हनाफी सेक्ट। तो ज्यादातर जो इंडियन मुस्लिम्स हैं जो कि सुन्नी सेक्ट में आते हैं वो हनाफी है। फिर हनबली सेक्ट, मलिकी सेक्ट, शाफी सेक्ट। तो ये कहीं ना कहीं जो सेक्ट्स हैं ये शरिया के अलग अलग इंटरप्रिटेशन के हिसाब से बने हुए हैं। तो आइडियोलॉजिकली अगर आप देखो
तो जो इंडियन मुस्लिम्स है उनका जो थॉट प्रोसेस है, जो सोसाइटी में रहने का तरीका है, जो चाल चलन है, कल्चर है, वो बदल जाता है। किसकी वजह से? कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी की वजह से। उस आइडियोलॉजी के आधार पर कह लो एक अलग क्लास बन जाती है या फिर एक कास्ट बन जाती है। इसीलिए ओवरऑल ये जो हिंदू सोसाइटी से मुस्लिम सोसाइटी का उदय हुआ या फिर जो कह लीजिए कन्वर्जन हुआ, उसमें ओवरऑल कास्ट की और क्लास की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस जो हिंदू सोसाइटी में थी वो मुस्लिम सोसाइटी में भी चली गई। ये बात बिल्कुल सही है कि जिस हद तक कास्ट सिस्टम हिंदू सोसाइटी में स्ट्रांग था उतना मुस्लिम्स के अंदर नहीं है, बट बिल्कुल गायब नहीं है। जैसे कि अगर आप मुस्लिम्स के अंदर बात करिए तो मुस्लिम्स के अंदर अपर कास्ट मानी जाती है सैयद्स, ठीक ना। तो जैसे कि हिंदू धर्म में ब्राह्मण, अब ब्राह्मण बोलते हैं हम तो भैया सबसे ऊपर है, तो इस्लाम में जो सैयद है वो बोलेंगे हम सबसे ऊपर है। तो सैयद्स बोलते हैं कि वी डायरेक्टली डिसेंड फ्रॉम द फैमिली ऑफ प्रॉफिट। फिर आप शेख्स, मुगल्स, पठान्स, फिर एक अशरफ क्लास आ जाती है। तो कुल मिला के मुस्लिम सोसाइटी के अंदर भी इस प्रकार से थोड़ी बहुत क्लासेस बटी हुई हैं। और शादी कहां करनी है कहां नहीं करनी है बहुत हद तक इन क्लासेस पे डिपेंड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक पासमानदा मुस्लिम की बात करिए या फिर कह लीजिए एक ओबीसी मुस्लिम, तो इसमें सैफी आते हैं जो कि कारपेंटर है, अंसारी आते हैं जो कि वीवर है, सलमानी आते हैं जो कि हजाम या बार्बर हैं। तो क्या होगा कि अगर किसी एक सैफी को, एक अंसारी को, सलमानी को अगर सैयद में शादी करनी है तो थोड़ी करनी मुश्किल हो जाएगी। एक मेन के लिए जो कि आप कह लो पासमानदा कम्युनिटी को बिलोंग करता है, सैफी है, अंसारी है, सलमानी है, वो किसी मुस्लिम धर्म के अंदर जो अपर कास्ट मानी जाती सैयद लड़की से शादी कर ले, ये थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, एक अपर क्लास जो मुस्लिम में सैयद है, शेख है, वो एक लोअर पासमानदा मुस्लिम की लड़की से शादी कर ले तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। तो बेसिकली कास्ट के आधार पर जो सेग्रीगेशन हिंदू सोसाइटी में है वो कुछ हद तक मुस्लिम सोसाइटी में भी कैरी ओवर हो गया है। और ये जो ट्रेट है ये आपको बहुत सारे मैरिज के एडवर्टीजमेंट्स में भी, अलग अलग न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में नजर आएगा। तो ये सब ओवरऑल यहां पे बता दी जा रही, एक प्रकार का सोशल स्ट्रैटिफिकेशन आपको नजर आ रहा है। और ये जो वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश वाली बेल्ट है, यहां पे ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बहुत हद तक नजर आता है। कई कई बार जब शादी वगैरह की बातें होती हैं या फिर सोशल मिलियो में मिलना जुलना होता है तो भी मुस्लिम से पूछ दिया जाता है कि भाई अपने नाम के आगे या पीछे आप क्या लगाते हो, ओवरऑल कास्ट को पता करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप देखिए तो 30 साल पहले जो पासमानदा मुस्लिम्स थे, इन्होंने अपने आप को यूनाइट किया अंडर बैनर ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महज, ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडिया बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा, या आप कह सकते हो कि मुस्लिम्स के अंदर जो सो कॉल्ड 32 बैकवर्ड क्लासेस मानी जाती है उनको मिला के ओवरऑल यहां पे ग्रुप बनाया गया। ओके। और इंडिया के अंदर सचार कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से 40% मुस्लिम्स पासमानदा कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। पासमानदा एक्चुअली कोई अलग से कम्युनिटी नहीं है, ओवरऑल वो मुस्लिम्स जो कि जिनको मुस्लिम्स के अंदर लोअर कास्ट का माना जाता है ऐसा कह लीजिए, तो उनको यहां पे पासमानदा मुस्लिम नाम का शब्द दे दिया गया। अब जब बीजेपी ओवरऑल पासमानदा मुस्लिम्स के वोट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है तो कुछ भैया जो मुस्लिम्स है वो परेशान हो गए। हालांकि यहाँ पे जो ऑथर है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के, जिया सलाम जी, वो ये बोल रहे हैं कि जो बीजेपी 2014 से कर रही है उसके चलते सारे मुस्लिम्स यूनाइट हो गए हैं, बीजेपी के अगेंस्ट आप कह लो अलर्ट हो गए हैं। तो इस प्रकार की बातें यहाँ पे बताई जा रही है। तो इनका ये बोलना है कि ओवरऑल मुस्लिम सोसाइटी के बीच में जो सेग्रीगेशन है उसको लेके ओवरऑल बीजेपी मुस्लिम सोसाइटी को अंदर से तोड़ना चाहती है। अब अपने आप में एक बड़ा ही अलग व्यू पॉइंट है, आपका क्या सोचना है इसके बारे में, चाहे हिंदू हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप किसी भी धर्म के। ओवरऑल अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो ओवरऑल जिया उस सलाम जी का जो व्यू पॉइंट है और बीजेपी पार्टी का जो कहना है और ओवरऑल मुस्लिम कम्युनिटी के भी अगर आप हो तो आप नीचे लिख के बताओ कि आपका इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में क्या राय है। चलिए अगले पे आ जाते हैं, जजिंग द फजिंग ऑफ डाटा। देखिए इसको मैं बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। एक्चुअली में यहां पे बात की जा रही है, एक इंडिविजुअल थे ग्रेगर मेंडल नाम के। तो ग्रेगर मेंडल की 20 जुलाई 2022 को 200वीं बर्थ यूनिवर्सिटी थी। इनको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। ऐसा मेंडल ने यहां पे क्या किया कि इनको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है? तो भाई मेंडल ने, अगर आप देखो तो 1856 से लेकर 1863 के बीच में 29,000 प्लांट्स के ऊपर एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंट और रिसर्च की। प्रॉपर तरीके से एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए यहां पे मेंडल ने हजारों प्लांट्स के ऊपर, और उसके बेसिस पे ओवरऑल मॉडर्न जेनेटिक्स में इन्होंने अपनी एक खोज दी। इसके रिस्पेक्ट में इन्होंने अपना एक पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। इसको पब्लिश किया गया था इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द ब्रून सोसाइटी फॉर नेचुरल साइंस, 1866 में इसको पब्लिश किया गया था। पॉस्थुमसली इनको रिकॉग्निशन भी गया 1900 में ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट विलियम बैटसन द्वारा, ठीक है।
तो कुल मिला के यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि भाई ये जो आपके मेंडल साहब थे, मेंडल साहब को जेनेटिक्स, मॉडर्न जेनेटिक्स, प्लांट जेनेटिक्स के काम में जाना जाता, ठीक है। लेकिन ओवरऑल मेंडल साहब के काम में खामियां उठाई 1936 में एमिनेंट ब्रिटिश स्टैटिस्टियन और जेनेटिसिस्ट श्री रोनाल्ड फिशर। श्री रोनाल्ड फिशर साहब ने हैज मेंडल्स वर्क बीइंग रीडिस्कवर्ड एक पूरा पब्लिकेशन निकाला, और इस पब्लिकेशन में मिस्टर रोनाल्ड फिशर साहब ने जो मेंडल साहब की गलतियां थी इसको पॉइंट आउट किया। तो एक समय पे ओवरऑल मेंडल साहब ने जो भी प्लांट जेनेटिक्स के फील्ड में जो बिल्कुल प्रोग्रेसिव आप कह लो मतलब डिस्कवरीज दी थी, अपने रिजल्ट्स दिए थे, उसको कहीं ना कहीं उसके अंदर थोड़ी सी गलतियां पॉइंट आउट की यहां पे फिशर साहब, ठीक है भाई। तो मेंडल फिशर की कंट्रोवर्सी के ऊपर बाद में बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए। अब इस कंटेक्स्ट में इस आर्टिकल में एंड में यही बोला गया है, डाटा इज एक्सपेंडिंग सो इज फर्स्ट डाटा। क्या है, पास्ट में जो कुछ भी हुआ है और जो कुछ भी आपको उसका कह लो एक्सप्लेनेशन दिया गया, उस एक्सप्लेनेशन के आधार पर आज की डेट में जो कुछ भी हो रहा है हो सकता है वो बदल जाए। तो पुराने समय पे जो भी खोज की गई थी उस समय की टेक्नोलॉजी के आधार पर, अगर आज की टेक्नोलॉजी के आधार पर वो खोज गलत हो जाती है, इनकंसिस्टेंट हो जाती है, तो उस केस में पुरानी खोजों के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल उठाना सही नहीं है। पिछले 2000 साल के टाइम पीरियड में अगर आप देखो तो बहुत तेजी से जो हमारी साइंटिफिक अप्रोच है वो बदली है। कहीं ना कहीं आज की डेट में बहुत सारे एथिकल स्टैंडर्ड्स आ गए, नए साइंटिफिक मेथड्स आ गए, उन मेथड्स, उन नई टेक्नोलॉजीज, उन साइंटिफिक इंटरप्रिटेशंस, उन एथिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आज की डेट में जो पुराना डाटा था उसको हम जज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पुराने समय में जो भी खोज की गई उस खोज को आज के समय पे नए डाटा के बेसिस पे क्वेश्चन करना ये सही नहीं है। ये अतनु विश्वास जी का एक छोटा सा व्यू पॉइंट है, इसमें एक बड़ा ही साइकोलॉजिकल और डीपली आप कह लो इंटरप्रिटेटिव आर्टिकल यहाँ पे लिखा गया है। बहुत एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से भी कुछ भी इंपॉर्टेंट तो है नहीं उतना, जो सार था वो मैंने आपको बता दिया। फिर आगे चलते हैं, चिंग्स इन द कांग्रेस आर्मर आफ्टर गेनिंग सम बर्सी द कांग्रेस बोर्ड इज अगेन रॉकी नाउ इन तेलंगाना। क्या बोला जा रहा है भैया, जो स्टेट पार्टी प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, कहां पे, आपके तेलंगाना के अंदर, ओवरऑल उनकी एक्टिविटीज को लेके कुछ क्वेश्चंस यहां पे उठाए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि कांग्रेस का जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन है तेलंगाना के अंदर वो टूटता सा नजर आ रहा है। 2014 के इलेक्शंस कांग्रेस हार गई, 2018 के इलेक्शंस कांग्रेस हार गई, अब अगले इलेक्शंस होने हैं 2024 में। अब कांग्रेस लगातार एक फॉर्मिडेबल अपोजिशन पार्टी की तरह उठ के यहां पे आने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले तो कांग्रेस ने के चंद्रशेखर राव की ऊपर इल्जाम लगाया, इनकी फैमिली जो कि अभी टीआरएस के बिहाफ पे तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर, इनके ऊपर इल्जाम लगाए कि ये करप्शन में इन्वॉल्व है। प्रेस्टिजियस कालेश्वरम प्रोजेक्ट के ऊपर यहां पे सवाल उठाया गया है, जो ह्यूज डेब्ट है, उधार है तेलंगाना का 3 लाख करोड़ का, इसको लेकर लगातार टीआरएस को टारगेट करती है कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस के जो तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो प्रेसिडेंट है ए रेवंत रेड्डी खुद यहां पे ओवरऑल आप कह लो कंट्रोवर्सी में, खुद कांग्रेस के बहुत से इंटरनल कैडर ए रेवंत रेड्डी के अगेंस्ट बोलते नजर आ रहे हैं। अभी रिसेंटली हुआ क्या कि कांग्रेस के ही मुनुगोडो कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो एमएलए है कोमती रेड्डी राजगोपाल, ठीक है ना, कोमती रेड्डी राजगोपाल रेड्डी, इन्होंने ओवरऑल कांग्रेस से रिजाइन कर दिया। और कांग्रेस से रिजाइन करने के बाद इन्होंने क्या ज्वाइन कर लिया, इन्होंने ज्वाइन कर लिया भाई आपका बीजेपी। अब जब कोमती रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने रिजाइन किया तो उसके बाद कुछ और लीडर्स हैं जैसे दासोजू श्रवण, इन्होंने भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। और कहीं ना कहीं इन्होंने इसलिए छोड़ा क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो प्रेसिडेंट है रेवंत रेड्डी, उसके साथ इनकी बन नहीं रही। अब इस बीच में अगर आप देखो तो जैसे समझिए किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट में जो लीडर्स होते हैं उनकी काफी बनती है। जैसे यहां पे अगर कांग्रेस के राजगोपाल रेड्डी साहब थे तो इनके एक और भाई है आपका वेंकटा रेड्डी जी, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कांग्रेस के बिहाफ पे। तो बीच में ये भी सुनने में आने लगा कि इनके जो एल्डर ब्रदर है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोमती रेड्डी वेंकटा रेड्डी, ये भी छोड़ देंगे कांग्रेस, हालांकि इन्होंने छोड़ा नहीं। तो इस कंटेक्स्ट में कोमती रेड्डी वेंकटा रेड्डी ने ये बोला कि मेरे भाई ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की, उसके लिए मुझे मत टारगेट करो। ये जो कुछ भी कांग्रेस के अंदर हो रहा है ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट किसकी वजह से हो रहा है, रेवंत रेड्डी की वजह से हो रहा है। मतलब ओवरऑल यहां पे आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो साठ गांठ है, जो यूनिटी है, वो टूटती सी नजर आ रही, जो कंसोलिडेटेड है वो बिगड़ता सा नजर आ रहा है। और अगर कांग्रेस कमजोर होती है तो टीआरएस के अपोजिशन में जो सबसे बड़ी पार्टी उठ के आएगी वो होगी बीजेपी, और बीजेपी उठ के आने की कोशिश भी कर रही होगी। और अपने आप में बड़ी इशू है, जैसे कि यहां पे अगर वेंकटा रेड्डी की बात करो, राजगोपाल रेड्डी की बात करो, तो ये दो भाई बड़े इंपॉर्टेंट है। उसी हिसाब से नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस के दो और दिग्गज एन उत्तम कुमार रेड्डी और के जना रेड्डी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की हाईकमांड से नाराज नजर आते हैं, तो ये भी अगर पार्टी छोड़ देते तो अपने आप में मुश्किल हो जाएगा। तो कांग्रेस इस प्रकार से अगर अपने इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को नहीं सुधार पाएगी तो लॉन्ग टर्म में इनको नुकसान हो जाएगा। टीआरएस के लिए अपनी पावर को कंसोलिडेट करना मुश्किल हो रहा है, साथ साथ बीजेपी यहां पे ओवरऑल अपने राज को स्थापित करने की कोशिश कर रही, तो कांग्रेस को अपना बैकयार्ड साफ रखना पड़ेगा। फिर आगे बात करते हैं कूलिंग द टेम्परेचर। द यूएस, चाइना एंड ताइवान आर लेफ्ट पिकिंग अप द पीसेज आफ्टर नैन्सी पेलोसी विजिट। देखिए 4 डे की मिलिट्री एक्सरसाइज हुई चाइना की, खत्म होने वाली है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुई, अभी जारी, बट होने वाली है खत्म। अभी तक कोई अनटोवर्ड एक्सीडेंट नहीं हुआ है, इंटरनेशनल फ्लाइट वगैरह रोक दी गई, ट्रेड वगैरह कुछ समय के लिए रोक दिया गया है, लेकिन ताइवान ने कोई शूट डाउन नहीं किया चाइना के जहाज को, नहीं तो फुल फ्लेज वॉर छिड़ जाता। अब ये जो चाइनीज मिलिट्री की ड्रिल है ये अपने आप में बहुत फॉर्मिडेबल है। कन्वेंशनल मिसाइल को फायर किया गया है, हालांकि वो समुद्र के अंदर फायर किया गया, ये लैंड के ऊपर भी फायर की जा सकती है। बेसिकली ताइवान की मिलिट्री ने पलट के जवाब नहीं दिया, थोड़ी मेच्योरिटी दिखाई, लेकिन ताइवान का जो नॉटिकल माइल्स का इलाका है, टेरिटोरियल सी का 12 नॉटिकल माइल्स का, वहां तक पहुंच गए आपके चाइनीज वॉरशिप्स और एयरक्राफ्ट। तो इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो चाइना बोल रहा है कि हम एक रेड लाइन खींच रहे हैं, ताइवान को लेके अगर हमसे भिड़ोगे तो कल की डेट में हम जंग कर देंगे, हम रोकेंगे नहीं यहां पे। इस कंटेक्स्ट में ऑथर ये बोल रहा है कि क्या ये जो 3 अगस्त की यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की विजिट थी, क्या ये जरूरी थी? नैन्सी पेलोसी अपने डोमेस्टिक पॉलिटिकल एजेंडा यूएस में सक्सेसफुल नहीं हो रही है, तो उन्होंने ताइवान में आग लगा दी, वो ताइवान चली गई। जो बाइडेन और कुछ और लीडर्स थे यूएस मिलिट्री के, जो कि ओपनली कह रहे थे कि भाई नैन्सी पेलोसी को नहीं जाना चाहिए। कहां पे? आपका ताइवान में। लेकिन उसके बावजूद नैन्सी पेलोसी गई और आग सी लग गई ताइवान के अंदर। क्या नैन्सी पेलोसी ओवरऑल यहां पे यूएस सरकार के बिहाफ पे गई थी? ये हाउस स्पीकर थी इसलिए गई थी, यूएस सरकार के बिहाफ पे नहीं गई थी। जो बाइडेन नहीं चाहते थे कि नैन्सी पेलोसी जाए ताइवान, बट ये चली गई। पूरा बवाल मच के रह गया, इतनी खतरनाक ड्रिल हुई। ताइवान के लोगों को तुम बीच में फंसा के बैठे हो। क्या नैन्सी पेलोसी इस बात को गारंटी कर सकती है कल की डेट में चाइना अटैक करेगा तो यूएस मदद करने आएगा? नहीं कर सकती। तो जब नहीं कर सकते हो तो क्यों एक रीजन में अपने डोमेस्टिक पॉलिटिकल एजेंडा के लिए आग लगा रहे हो? ये यहां पे बोला जा रहा है। ऑलरेडी बीजिंग और वॉशिंगटन के रिश्ते बहुत खराब है, और मैं बता दूं इस मिलिट्री ड्रिल्स के बाद और खराब होंगे, क्योंकि कल की डेट में अगर चाइना फुल फ्लेज्ड ताइवान के ऊपर अटैक करता है तो यूएस को थोड़ी बहुत तो मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर यूएस मदद नहीं करेगा तो इंटरनेशनली यूएस को बहुत गालियां पड़ेंगी। ये बात यूएस भी जानता है। इसलिए आप देखो तो इन मिलिट्री ड्रिल्स के बाद जो चाइनीज इन्वॉय था उसको यूएस ने समन किया, यूएस प्रेसिडेंट हाउस ने, कि भाई ये क्या कर रहे हो, ये क्या बवाल कर रहे हो। तो कुल मिला के बीजिंग वॉशिंगटन के रिश्ते काफी खराब है। इन्वायरमेंटल आप कह लो इन्वायरमेंटल टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन बंद किया, फिर आप कह लो कुछ मिलिट्री डील्स के ऊपर डिस्कशन, मिलिट्री एक्सरसाइज के ऊपर डिस्कशन बंद कर दिया चाइना ने यूएसए से। तो चाइना भी बिल्कुल खुल के बैठा है कि नहीं भाई तुम बवाल करोगे तो हम भी बवाल करेंगे। सारे मिलिट्री चैनल्स कट ऑफ किए गए हैं और इन्वायरमेंटल बातचीत यहां पे कट ऑफ की गई है। तो बेसिकली ये पर्टिकुलर आर्टिकल का ऑथर ये बोल रहा है कि नैन्सी पेलोसी के पर्सनल एम्बिशन के चलते, उनके डोमेस्टिक पर्सनल वेंडेटा और आप कह लो प्रोग्राम के चलते, स्ट्रेटेजी के चलते ये ताइवान गई और ताइवान में आग लग गई। तो इस कंटेक्स्ट में नैन्सी पेलोसी की विजिट को यहां पे ओपनली क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और फाइनली फोकस्ड ऑन इन्फ्लेशन, अ रेट इंक्रीज वाज नीडेड टू प्रिवेंट इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम स्टाइमिंग ग्रोथ। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने फ्राइडे को बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, तीसरी स्ट्रेट मीटिंग में 50 बेसिस पॉइंट से बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया है। मई तक जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया था रेपो रेट, वो 90 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया था, और मई के बाद 50 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज, तो द टोटल 140 बेसिस पॉइंट, 1.4% का रेपो रेट में इंक्रीज हमें देखने को मिला है। कहां पे? आपका ओवरऑल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू बेंचमार्क रेट का। तो रेपो रेट 1.4% से बढ़ा है, 90 बेसिस पॉइंट मई के बाद से लेकर अब तक, और अभी 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया गया। तो अब पॉलिसी रेपो रेट पहुंच गया 5.4%। ठीक है भाई, ये यहां पे हुआ है। अब पहले क्या था? पहले ये था कि भाई जितनी तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ा, क्या उतनी तेजी से आप अपना रेपो रेट बढ़ा रहे हो? तो पहले ऐसा नहीं था। इन्फ्लेशन ओवरऑल 100 बेसिस पॉइंट से ज्यादा बढ़ चुका था, 5.7% से 6.7% बढ़ चुका था, लेकिन जो हमारा रेपो रेट बढ़ा था वो 90 बेसिस पॉइंट बढ़ा था। अब हमारा रेपो रेट 140 बेसिस पॉइंट बढ़ गया। तो चलिए ठीक है, क्या ये 140 बेसिस पॉइंट कंट्रोल में लेके आ पाएगा? देखिए अभी के लिए ऐसा कह पाना मुश्किल है। रेपो रेट को बढ़ा देने से एकदम से इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो इफेक्टिव होगा। अगर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के खुद के फोरकास्ट देखो आप इन्फ्लेशन के मामले में, तो सेकेंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में जो इन्फ्लेशन था वो था 7.1% एंड 6.4%, जो बेंचमार्क 6% उससे बहुत ज्यादा था। तो ये बात तो तय है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और अब इन्फ्लेशन को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस इन्फ्लेशन को रोकने के लिए एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस जो कि लंबे समय से आरबीआई लेके आ रहा है, उसको ढीला किया गया, बेसिस पॉइंट्स को यहां पे बढ़ाया गया है।
अब एकदम से तो इसका इंपैक्ट नहीं आएगा। इन्फ्लेशन इस पूरे साल कहीं ना कहीं तरखाट मचाने वाला है, 6% से ऊपर ही रहने वाला है। लेकिन अगर हम अगले साल तक भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल में ले आए तो भी कहीं ना कहीं चीजें ठीक रहेंगी, क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, एक्सचेंज रेट में जो रुपये की परफॉर्मेंस है वो बिगड़ जाएगी। और इस इन्फ्लेशन के बढ़ने की बहुत सी वजह है। एक तो रुपये की वैल्यू गिर रही है, दूसरा बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इंडियन इकोनॉमी से पैसा निकाल के ले गए। तीसरा, फेडरल जो रिजर्व थी उसने ओवरऑल पैसे के फ्लो को मार्केट में कम कर दिया, डॉलर्स को मार्केट से सकिन करने लगे, तो जो यूएस से पैसा आके इंडियन स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट किया था वो वापस जाने लगा। उसके बाद से इस नैन्सी पेलोसी की विजिट के चलते बीजिंग और ताइवान में जो मिलिट्री ड्रिल्स हो रही हैं उससे सप्लाई लाइंस पे इफेक्ट आ सकता है, ग्लोबल इकोनॉमी पे इफेक्ट आ सकता है। पैंडेमिक से जो इफेक्ट आया और रशिया यूक्रेन वॉर से जो इफेक्ट आया वो तो देखो है ही यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे आरबीआई एक्शन ले रहा है। इस एक्शन को पहले लेना चाहिए था, बट ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, एक्शन सही समय पे लिया है, सही समय पे चीजों को रिजॉल्व किया जाए वो जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, हो सके तो सुपर थैंक्स का ऑप्शन दबाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग